आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे न्यूटन्स के लॉज के बारे में, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखते हैं कि न्यूटन ने कौन कौन से लॉज दिए थे और उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना यानी कि उनको यूज करना अपन सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो लोअर क्लासेज में अपन स्टडी किया है, 11th क्लास में भी अपन स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में न्यूटन ने 3 तरीके के लॉ दिए थे। लेकिन आज अपन इन लॉज को इस तरीके से स्टडी करेंगे कि इनका प्रैक्टिकली यूज कैसे होगा, यानी कि इनको काम में कैसे लेंगे, उस हिसाब से अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की लॉ थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में, फिर अपन बात करेंगे सेकंड लॉ और फिर अपन बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उन्होंने हमें क्या बताया, तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया था कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्शनल फोर्स 0, ये जो फोर्स लिख रहा हूं ये फोर्स नहीं है, दैट इज नेट फोर्स है, ये लिख सकते हैं अपन। तो न्यूटन ने ये बताया कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला अगर नेट फोर्स यानी कि जितना भी फोर्स लग रहा है उनका जो नेट है यानी कि जो उनका सम है यानी कि उनका जो टोटल है वो अगर 0 होता है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब अगर नेट एक्शनल फोर्स, यहां लिखता हूं नेट एक्शनल फोर्स, किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्शनल फोर्स अगर 0 है यानी कि एफ नेट की वैल्यू अगर कितनी आ रही है 0, अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो बॉडी अपनी सेम स्टेट में रहेगी। सेम स्टेट का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसी तरीके से अपन को याद रखना है। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो आया कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, ध्यान रखना यहां पर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं नेट फोर्स। अभी मैंने इसको एफ नेट लिखा है, बाद में अपन इसको सिंपली एफ लिखेंगे, वो नो डाउट एफ लिख रहा हूं तो वो नेट फोर्स के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो बार बार अपन नेट नहीं लिखेंगे। अगर मैंने लिख दिया एफ तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा हो जाएगा, नेट फोर्स ही है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला अगर नेट फोर्स यानी कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं 2, 4, 10, 20, उनका नेट जो है यानी कि उनका जो टोटल है यानी कि उनका जो रिजल्ट है वो अगर 0 है तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, सेम स्टेट में रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। यानी कि ओवरऑल अगर इसको प्रैक्टिकली यूज करने के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी सेम स्टेट में है इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स 0 है। और अगर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर रही है इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो कि लेट अस सपोज कि ये मार्कर है, इस मार्कर को अभी मैंने हाथ में ऐसे रख रखा है, ये अभी रेस्ट में है, 2 सेकंड बाद में देखूंगा फिर रेस्ट में, फिर रेस्ट में, रेस्ट में, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा। अगर अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। अब नेट फोर्स कैसे 0 हुआ वो अपन को नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर ये बॉडी अपनी सेम स्टेट में रहती है इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब नेट फोर्स कैसे 0 हुआ, कौन कौन से फोर्सेज ऐड होके कैंसिल आउट हुए वो अपन बाद में स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको प्रैक्टिकली यूज करने के हिसाब से अपन सीख रहे हैं। इस स्टेटमेंट से अपन को केवल और केवल ये नॉलेज लेनी है कि इसको यूज कैसे करें। तो न्यूटन साहब ने ये बताया कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है, नेट से फिर से बता देता हूं, नेट का मतलब टोटल फोर्स। हो सकता है एक बॉडी पे 10 फोर्स लग रहे हो लेकिन उनको जोड़ते जोड़ते आंसर आया 0, यानी कि उनका जो सम आया यानी कि उनका जो टोटल आया यानी उनका जो नेट आया वो कितना आया, 0। यानी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 आ जाता है इसका मतलब बॉडी सेम स्टेट में रहेगी, ये न्यूटन ने बताया। यानी कहने का मतलब अगर बॉडी सेम स्टेट में है इसका मतलब उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। और अगर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर रही है इसका मतलब बॉडी अगर स्टेट को चेंज कर रही है मतलब कोई ना कोई नेट फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू उस टाइम पे 0 नहीं रहेगी। एग्जाम्पल जैसे ये लिया मैंने, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है। अब ये जब मैंने ऐसे पकड़ रखा है तो अभी आपने देखा कि इसकी स्टेट क्या है, रेस्ट है, और ये कंटिन्यूअसली रेस्ट पे रह रहा है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा। अगर स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, सेम स्टेट में है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बारे में बताओ तो आप बोलोगे सर ये कंफर्म है कि लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स कैसे 0 हुआ, क्यों 0 हुआ वो बात की बात है, लेकिन नेट फोर्स 0 है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो नीचे की तरफ चलेगा, यानी कि ये कहां आ गया, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन आया। इसने अपनी स्टेट को क्या किया, चेंज। अगर स्टेट को चेंज कर रहा है तो सेम स्टेट का मतलब नेट फोर्स 0 है, और स्टेट सेम नहीं है यानी कि चेंज हो रही है मतलब नेट फोर्स भी 0 नहीं है। तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि सर इसने अपनी स्टेट को चेंज किया, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स लग रहा है। तो ये चीजें अभी इस लॉ को अपन काम में लेंगे। तो जनरली कैसे काम में लेंगे कि कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया कि ये मान लो कि सीलिंग है, यहां पर एक रस्सी बांधी और यहां पर एक बॉडी है जिसका मास मान लो m है। अब ये बॉडी अभी यहां पर है,
तो हमने देखा कि बॉडी की स्टेट क्या है, रेस्ट। तो इतना कंफर्म है कि बॉडी अगर अपनी सेम स्टेट में है, रेस्ट वाली रेस्ट में है, मोशन वाली मोशन में, तो अभी ये रेस्ट में है, 2 4 10 सेकंड 20 सेकंड बाद में भी हमने देखा रेस्ट में, यानी कि बॉडी सेम स्टेट में। इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो आप देखोगे सर पहले रेस्ट में थी लेकिन अभी ये अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स लग रहा है। तो इतना सा आपको याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी अपनी सेम स्टेट को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि सेम स्टेट को मेंटेन कर रही है, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। वो कैसे 0 है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर रही, स्टेट चेंज कर रही है, रेस्ट से मोशन में आ गई या मोशन से रेस्ट में आ गई, इसका मतलब नेट फोर्स तो लग रहा है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उन्होंने ये बताया कि डीपी बाई डी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ये उन्होंने बताया। यानी कहने का मतलब डीपी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, डीटी का मतलब चेंज इन टाइम। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर मैं इसको फर्दर और आगे चलाऊं तो डीपी बाई डी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और फोर्स की जगह फोर्स। नया फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से हट जाएगा, तो हमारे पास फिर से आ गया एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। अगर एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी है, एफ को इधर लिख दिया, इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, तो सर डी अपॉन डी और पी की जगह लिख दिया एम इंटू वी, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, तो मास को अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारे पास डीवी बाई डी, और डीवी बाई डी हमें पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हमारे पास एफ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसको अपन बाद में यूज करते हैं तो ये फाइनली एफ इज इक्वल टू एम ए पे जाके रुकता है। तो ये यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, जैसे भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। सबसे जो काम की चीज है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब न्यूमेरिकल होगा तो इस पे डिपेंड करेगा। अभी बहुत सारे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते हैं कि जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये डिस्कस करूंगा कि बॉडी की स्टेट क्या है, तो सर यहां तो बॉडी की स्टेट सेम है तो नेट फोर्स तो 0 भैया, ये चीज। उसके बाद में आ जाते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जो हमें पता है एक्शन रिएक्शन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन के लिए क्या बनेगा, रिएक्शन। ये क्या बात हुई, अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे तो नो डाउट उतना को उतना ही फोर्स वो बॉडी आप पे वापस लगाएगी। तो जैसे मान लो कि मैं इसको, ये जो बोर्ड है इसको इस तरीके से प्रेस कर रहा हूं, यानी कि मैंने इसको फोर्स लगाया, तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगाया इस बोर्ड पे, तो सेम टाइम पे उतना का उतना ही फोर्स ये बोर्ड क्या करेगा, वापस मेरे पे लगाएगा। इसीलिए कुछ देर बाद में आप देखोगे कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है। तो पेन क्यों हो रहा है भाई, मैंने तो फोर्स उस पे लगाया, तो उसने भी आप पे फोर्स लगाया इसलिए हाथ दर्द कर रहा है। तो जितना फोर्स आप किसी बॉडी पे लगाओगे तो उतना का उतना ही फोर्स वो वाली बॉडी वापस आप पे लगाएगी। यानी कहने का मतलब देयर आर टू फोर्सेस, एक फोर्स मैंने लगाया, एक फोर्स जिस पे मैंने लगाया उसने फिर मेरे पे लगाया, तो 2 फोर्स हो गए। इनमें से एक को नाम एक्शन दे दो, एक को रिएक्शन, चाहे जिसको एक्शन बोलो चाहे जिसको रिएक्शन। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं उसको एक्शन बोल देते हैं, तो बॉडी ने वापस जो लगाया उसको रिएक्शन बोल देंगे। दोनों की खास बात क्या है कि दोनों एक साथ जनरेट होंगे, जैसे ही मैं लगाना चालू करूंगा उसी टाइम वो लगाएगी, जितना मैं लगाऊंगा उतना वो लगाएगी। लेकिन फर्क क्या है कि मैंने अगर लगाया इसको इनवर्ड तो वो लगाएगी आउटवर्ड, यानी कि वो अपोजिट लगाएगी। यानी कहने का मतलब अगर किसी पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उतना का उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली पे लगाएगी, लेकिन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। ओके, तो आई होप न्यूटन के लॉ समझ में आए होंगे। स्कूलिंग लेवल के हिसाब से अपन ने स्टडी नहीं किया, इसको अपन ने नीट लेवल के हिसाब से स्टडी किया है, ताकि अपन को काम में लेना आए, न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर पाए इनकी हेल्प से। आगे चलते हैं, इनके बिहाफ पे अपन देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं और कौन कौन से। लेट अस सपोज ये एक फ्लोर है, सरफेस है, और इस पे एक बॉडी रख रखी है अपन ने। बेसिक से चालू करते हैं।
और बॉडी का मास मान लो 2 kg है, और इस पे अपन एक फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन, और यहां से यानी कि हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है मान लो वो है 37 डिग्री या 53 डिग्री ले लो, 53, ठीक है। आपको बोला कि इस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालो, फाइंड आउट एक्सीलरेशन। तो सिंपल सी बात है भैया, एक्सीलरेशन निकालना है तो न्यूटन का सेकंड लॉ काम में आएगा, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू ma यानी कि एक्सीलरेशन आता है। तो ठीक है भैया, मैंने यहां से a निकाला, a का फॉर्मूला बनाया, a इक्वल टू F बाई m होता है, F अपॉन m। अब ध्यान से देखिए तो a इक्वल टू F अपॉन m, m तो मुझे पता है 2 kg, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं। बात करते हैं फोर्स की, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर है इस पे फोर्स जो लग रहा है 10 न्यूटन। तो यहाँ 10 नहीं लिखना है, अगर 10 लिख के इसको सोल्व कर लिया 5 तो आंसर रॉन्ग हो गया भैया, क्योंकि हमें पता है कि जब मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया 53 डिग्री पे। तो यानी कहने का मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट फोर्स का इधर होगा, एक कंपोनेंट फोर्स का इधर होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 10 मल्टीप्लाई विथ कोस 53 यानी कि 3/5 यानी कि 6 न्यूटन, और ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये कोस तो ये साइन, तो ये हो जाएगा 10 साइन 53, साइन 53 का मतलब 4/5 यानी कि ये वाला हो जाएगा 8 न्यूटन। तो ओवरऑल इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं सर, 2 लग रहे हैं, एक लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक लग रहा है वाई डायरेक्शन में। पहली चीज तो जब भी किसी पर्टिकुलर एंगल पे कोई वेक्टर काम करता है, यानी कि जब भी कोई वेक्टर किन्हीं दो एक्सिस के बीच में काम करता है तो उसका रेजोल्यूशन करते हैं, उसके कंपोनेंट लेते हैं। तो ये वाला वेक्टर मुझे पता है एक्स और वाई के बीच में काम कर रहा था, तो मैंने इसका रेजोल्यूशन लिया। तो ओवरऑल मुझे पता चला कि एक्स डायरेक्शन में 6 न्यूटन और वाई डायरेक्शन में 8 न्यूटन, दो तरीके की फोर्सेज लग रहे हैं। अब अपन बात करते हैं इनमें से हमारे काम का कौन सा है, तो नो डाउट बॉडी किधर चलेगी। तो जब आप इसको इस तरीके से 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ओवरऑल सोचो कि 10 न्यूटन अगर इधर फोर्स लगाओगे तो बॉडी ऊपर उठेगी या हॉरिजॉन्टल चलेगी, तो आंसर है सर हॉरिजॉन्टल चलेगी। अगर हॉरिजॉन्टल चल रही है इसका मतलब वर्टिकल में तो ये क्या है, वर्टिकल में चल नहीं रही, यानी कि वर्टिकल में अपनी स्टेट को क्या करती है, मेंटेन कर रही है, रेस्ट की रेस्ट पे है, चल रही किधर है, हॉरिजॉन्टल। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दो फोर्स थे, यानी कि 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट इधर बनाए और एक कंपोनेंट इधर बनाए। अब इन पे अपन ने चर्चा की हमारे काम का कौन सा है, तो हमें पता है कि बॉडी चल किधर रही है, तो आंसर है सर बॉडी हॉरिजॉन्टली चलेगी, वर्टिकली नहीं चलेगी। तो पहले वर्टिकली वाली चीज क्लियर कर देता हूं कि वर्टिकली चल नहीं रही है, यानी कि ये हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली बॉडी चल नहीं रही है, पहले भी वर्टिकली बॉडी यहां थी और चलने के बाद में जब ये इधर चली जाएगी तो भी वर्टिकली क्या है, ना तो ऊपर गई ना नीचे गई, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये अपनी स्टेट में क्या करती है, अपनी स्टेट को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। वर्टिकली पहले भी यहां था, ना ऊपर गया ना नीचे, फिर यहां पहुंच गया तो भी वर्टिकली ना ऊपर ना नीचे, यानी कि वर्टिकली तो ये क्या है, रेस्ट पर है। और हॉरिजॉन्टली पहले यहां था, फिर यहां गया, फिर यहां गया, हॉरिजॉन्टली अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो वर्टिकली तो अपनी स्टेट को चेंज कर ही नहीं रहा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि अपनी स्टेट को मेंटेन रख रहा है, यानी कि सेम स्टेट में तो नेट फोर्स क्या है, 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या है, 0, नेट फोर्स 0, इसीलिए अपनी स्टेट को क्या कर रहा है, मेंटेन रख रहा है, यानी कि सेम स्टेट में रह रहा है। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 होने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है जो उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तभी तो नेट फोर्स 0 हुआ, इसलिए वो मोशन नहीं कर रहा, यानी कि वर्टिकल वाले फोर्स हमारे काम के नहीं है। बात आती है हॉरिजॉन्टल वाली, तो ये हमारे काम का है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में पहले यहां था रेस्ट पे और बाद में मोशन में आ गया, यानी कि अपनी स्टेट को क्या किया, चेंज किया। स्टेट को चेंज किया मतलब नेट फोर्स लगा। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो बाकी एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हो, ये बेसिक है। तो कई बार करूंगा मैं, एक बार बता रहा हूं, बार बार ये चीजें रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो एक ही बार बताया कि जब भी ये फोर्स था तो इसके कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट के बाद में हमने सोचा कि हमारे काम का फोर्स कौन सा है, 6 है या 8 है, एक्स वाला है या वाई वाला है। तो हमने देखा कि सर वाई डायरेक्शन में तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा, यानी कि वाई डायरेक्शन में तो अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहा, पहले भी रेस्ट पे था और बाद में भी रेस्ट पे है, यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया, सेम स्टेट का मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेम स्टेट का मतलब नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 है इसका मतलब वर्टिकल के जितने भी फोर्सेज है उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तभी तो नेट फोर्स 0 हुआ, यानी कि वर्टिकल में कोई लेना देना नहीं है। हॉरिजॉन्टल में वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स लगा, स्टेट चेंज का मतलब नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है, नेट फोर्स लगा, वो नेट फोर्स लगा। तो अब चल किधर रहा है, हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो कितना फोर्स लगा, 6, तो हमारे काम का फोर्स कौन सा हो गया, 6, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 3, ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एक बार फिर से बताते हैं कि जब भी फोर्स लगे, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से कंपोनेंट बन रहे हैं तो उनके कंपोनेंट बनाएं, फिर चेक करें कि बॉडी चल किधर रही है। जिधर नहीं चल रही उधर तो नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी कि सब फोर्सेज ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। जिधर चल रही है यानी कि स्टेट को चेंज किया, स्टेट को चेंज किया मतलब नेट फोर्स लग रहा है। तो स्टेट किधर चेंज किया, इधर, यानी कि इधर नेट फोर्स लग रहा है और इधर नेट फोर्स कितना लग रहा है 6, तो वो 6 यहां लिखा। तो एक्सेलरेशन आ गया 3, इधर का एक्सेलरेशन आ गया 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि फिर से ये सरफेस है स्मूथ, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, यहां पर भी स्मूथ थी। इसके ऊपर एक बॉडी रखी मैंने फिर से, मान लो वही बॉडी है 2 kg, और इस बार मान लो कि इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, और मान लो कि एक फोर्स लग रहा है इधर। ये प्रैक्टिस है अपनी। ये जो फोर्स लग रहा है वो यहां से मान लो कि वही 53 एंगल बना रहा है, और ये यहां से मान लो 37 डिग्री एंगल बना रहा है। इस फोर्स की वैल्यू मान लो 10 है और इसकी वैल्यू मान लो लेट अस सपोज 20 न्यूटन है, इस तरीके से। अब आपको बोला गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फिर से आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्सेज हमारे पास है सबसे पहले इनका रेजोल्यूशन करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक नीचे की साइड में होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एंगल 37 था, तो ये एंगल अगर 37 है तो ये भी 37 होगा, ये 37 है तो ये भी 37, और ये अगर 37 है तो ये कोस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कोस 37, कोस 37 मतलब 4/5, 4/5 का मतलब 8, तो शॉर्ट में लिख देता हूं, ये हो जाएगा इधर 8 न्यूटन। अगर ये 8 न्यूटन हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये कोस था तो ये साइन हो जाएगा, यानी कि साइन 37 का मतलब कितना हो गया 3/5, यानी कि 6 न्यूटन। इसी तरीके से इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि ये हो जाएगा कोस, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कोस 53, यानी कि 3/5। कोस 53 का मतलब 3/5। उल्टा तो नहीं कर दिया, यहां ध्यान से देखना, यहां था 37 तो ये भी था 37, तो ये 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, ये थीटा था तो ये भी क्या है थीटा, यानी कि 53 तो ये भी 53, ये हो जाएगा कोस 53, कोस 53 का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 3/5, 3 मल्टीप्लाई विथ 5, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, स्पेस कम है तो मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया 12 न्यूटन। उसी तरीके से ये कोस होगा तो ये साइन होगा, तो ये साइन होगा 20 साइन 53, साइन 53 का मतलब 4/5, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। अब ध्यान से देखा जाए तो बॉडी किधर चलेगी, तो नो डाउट फोर्स इधर लगाओ चाहे फोर्स इधर लगाओ, बॉडी चलेगी हॉरिजॉन्टली, यानी कि बॉडी हॉरिजॉन्टली चल रही है, यानी कि वर्टिकली चल नहीं रही। वर्टिकली नहीं चल रही इसका मतलब वर्टिकली तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वर्टिकली में तो क्या है सेम स्टेट में रहेगा, दैट इज रेस्ट का रेस्ट रहेगा, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, तो सेम स्टेट का मतलब वर्टिकली नेट फोर्स 0, यानी कि वर्टिकली जितने भी फोर्सेज उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो वर्टिकली का तो कोई लेना देना नहीं रहा। हॉरिजॉन्टली की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टली कितने फोर्स लग रहे हैं, तो इस बॉडी को वापस यहां बनाया, ये 2 kg की बॉडी थी, और हॉरिजॉन्टली कितना लगा, तो हॉरिजॉन्टली इधर तो लगा 8 न्यूटन, इधर लगा 8 न्यूटन, और इधर कितना लगा 12 न्यूटन, इधर लगा 12 न्यूटन, 8 और ये 12, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो फॉर्मूला होगा a माइनस बी, यानी कि 12 माइनस 8, यानी कि बचेगा कितना 4। तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा इस बॉडी पे, तो नेट फोर्स लग जाएगा इस पे 4, किधर लगेगा इस डायरेक्शन में, ये 4 न्यूटन लगेगा। और बॉडी कितने केजी की है 2 kg की है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F/m, तो F हमारे पास कितना है 4 और m हमारे पास कितना है 2, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो बेसिक एग्जांपल समझाएं, थोड़ा सा इनको बार बार एक ही लैंग्वेज को रिपीट करके समझाने की कोशिश की ताकि आपके दिमाग में जाए। जिन बच्चों को ऑलरेडी ये आता है तो उनको समझने की जरूरत नहीं, उनको पता है और इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिनको पता नहीं है और जिनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि यार व्हाई वी आर टेकिंग ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग वर्टिकल दिस एंड दैट, तो उनके लिए ये बेसिक है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, देखते हैं। ओके, और किस तरीके की न्यूमेरिकल बन सकते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं अपन। लेट अस सपोज ये फिर से स्मूथ सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखी हुई है, मान लो यहां पे,
और इसके जस्ट कांटेक्ट में एक और बॉडी रखी हुई है, और मान लो एक और बॉडी रखी हुई है ऐसे, ठीक है। ये मान लो 2 kg की है, ये मान लो 3 kg की है, ये मान लो 5 kg की है, ठीक है। और मान लो कि इधर से अपन फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। ये इतना फोर्स अपन ने लगाया, ओके। ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहां लिख देता हूं मैं। आपसे पहले तो बेसिक बात करता हूं मैं, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा जब मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, तो एक्सीलरेशन बताओ। 2 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा? A1। 3 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा? A2। और 5 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा? A3। ये पूछ लिया मैंने, तो कॉन्सेप्ट समझे। नो डाउट ये तीनों कांटेक्ट में है, और प्रैक्टिकली सोचेंगे अगर तीनों कांटेक्ट में, मैं यहां से इनको पुश कर रहा हूं 10 न्यूटन से, तो तीनों एक साथ चलेंगे। जब तीनों एक साथ चल रहे हैं, यानी कि अलग अलग नहीं चल रहे हैं, तो तीनों अगर एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों मिलके एक सिंगल बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि सर अगर अपन ने ऐसे पुश किया तो तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब जितना एक्सीलरेशन इसका है उतना एक्सीलरेशन इसका है, और उतना एक्सीलरेशन इसका है। फिर से कि तीनों पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन से क्या होगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तीनों चलेंगे भैया, तीनों एक साथ चलेंगे। अब जब तीनों एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब जितना एक्सीलरेशन इसका है उतना इसका है, उतना इसका है। अगर किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता, मान लो इसका इससे ज्यादा होता तो ये इसको छोड़ के आगे चला जाता, या मान लो इसका कम होता तो ये इनको चलने नहीं देता। तो इस तरीके से, तो वो ट्रेन के जितने भी डब्बे होते हैं, वो बात हो गई कि ट्रेन के जितने भी कंपार्टमेंट है वो सारे के सारे सेम एक्सीलरेशन से चलते हैं, किसी का भी ज्यादा कम नहीं हो सकता। अगर ज्यादा होता है तो वो आगे वाले को धक्का देगा, या कम हो जाएगा तो आगे वाले को तोड़ देगा, इस तरीके से। तो पहली चीज तो सर ये तीनों मिलके कंप्लीट एक सिंगल बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल बॉडी बना रहे हैं तो इनका टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 kg। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला A = F/m। F कितना हो जाएगा? 10। और m भी कितना हो जाएगा? 10। 10 क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, तो टोटल मास हो जाएगा इस बॉडी का 10। तो आंसर आएगा सर 1 मीटर/सेकंड²। ये तो आया एक्सीलरेशन। तो तीनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज 1। पहली चीज तो ये हो गई। ये कोई पूछता नहीं है भैया, ये तो मैंने आपको बताया है बेसिकली। अब बात आती है, जैसे मान लो कि आपको बोल दिया कि बॉडी सेकंड और थर्ड, इन दोनों बॉडी के बीच में रिएक्शन बताओ, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स बताओ। सेकंड और थर्ड बॉडी के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकाल के बताओ कि यहां कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो सरफेस है यहां कितना फोर्स लग रहा है। सेकंड और थर्ड हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, किसी का भी कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है सर। ओके, अब इसको निकालने का क्या तरीका रहेगा? तो एक्सीलरेशन तो पहले निकालना है। A = F/m। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 डिवाइडेड बाई F/m। F हो गया 10 और M भी हो गया 10, तो आंसर आ गया 1 मीटर/सेकंड²। ये तो करना ही है। इसके बाद में क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब ये क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। FBD का मीनिंग क्या है? FBD का मतलब होता है कि जिस भी बॉडी पर आप काम कर रहे हो, यानी कि जिस भी बॉडी पर आप काम करना चाहते हो, चाहे ये बॉडी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, उस बॉडी को सिस्टम से अलग कर दो। यानी कि केवल जिस पे काम करना है उसी बॉडी को बनाओ, और बनाते टाइम उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस भी बनाओ। इसको बोलते हैं FBD। FBD का मतलब कि जितने भी बॉडीज हैं उनमें से जिस बॉडी पे काम करना है केवल वो बॉडी बनाओ, यानी कि बॉडी को सिस्टम से अलग कर दो, फ्री कर दो, और उसके फोर्सेस बनाओ। जैसे मैं बात करता हूं 2 और 3, तो 3 और 2 इन दोनों की FBD बनाता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं 3 की। ये 3 kg है, इसका FBD बना रहा हूं, तो इस पे कितने FBD बनाऊंगा? केवल 3 kg रखूंगा, तो केवल 3 kg रखा। इसके बाद में बात करता हूं 5 kg। तो अगर 5 kg बनाऊंगा तो केवल 5 kg का FBD बनाना है, तो केवल 5 kg लिखूंगा। ये 5 kg लिखा अपन ने, ठीक है। तो FBD अगर 3 का बनाना है तो केवल 3 लिखा, 2 और 5 नहीं लिखा, और 5 का बनाना है तो 2 और 3 को नहीं लिखा, सेपरेट कर दिया। पहली चीज तो ये काम में आई। दूसरी चीज क्या होगा? मैंने क्या बोला? बॉडी को अलग कर दो अलोंग विद द फोर्सेज। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेज भी मेंशन करना है। तो देखना क्या फोर्सेज लग रहे हैं। तो 3 kg की अगर मैं बात करता हूं तो देखना 10 न्यूटन लगा 2 kg पे। 2 kg वाले बॉक्स ने 3 kg पे फोर्स लगाया, तो एक फोर्स तो लगा इधर से, इसने इस पे लगाया। फिर इसने क्या किया? 5 kg पे लगाया,
तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी तो दूसरी उतना को उतना पहले पे लगाएगी। तो 3 ने 5 पे लगाया तो 5 ने वापस उल्टा 3 पे लगाया, ये एक और फोर्स लगाया। ठीक है, तो इस पे लगने वाले फोर्स कितने हो गए? 2। एक को नाम दे दिया F1 और एक को नाम दे दिया F2। फिर से समझे, 3 kg पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो बनाना है। तो सर हमने 10 लगाया 2 पे, तो 2 वाले ने धक्का दिया 3 वाले को, तो 2 वाले ने 3 पे लगाया, नाम दे दिया F1। उसके बाद में क्या किया, 3 वाले ने लगाया 5 पे, तो 3 ने 5 पे लगाया तो 5 वापस 3 पे लगाएगा, तो 5 वापस 3 पे लगाया, नाम दे दिया F2। अब आ जाते हैं 5 kg पे। 5 kg पे कौन लगा रहा है? तो 2 हमने लगाया 2 पे, 2 ने लगाया 3 पे, 3 ने लगाया 5 पे, तो 3 वाला 5 पे लगा रहा है, तो 3 वाला 5 पे लगा रहा है। इधर कितना लगा रहा है? तो हमने इसको नाम दिया था F2। ये इस पे F2 लगा रहा है, तभी तो उतना का उतना ये इस पे लगाएगा, तो ये इस पे F2 लगाएगा तो ये भी F2 लगाएगा, तो ये F2 और ये F2। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप चाहो जिसको सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करोगे तो ये दोनों फोर्सेस पहले निकालने पड़ेंगे, और इसको सोल्व करोगे तो एक ही फोर्स है, तो नो डाउट अपन इस पे काम करते हैं। तो हमारे पास क्या है? तो सर हमें पता है एक्सीलरेशन, तो इस F2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। F2 क्या होता है? F इज ma, इसका m कितना है? 5, और इसका एक्सीलरेशन कितना है? तो एक्सीलरेशन सबका 1 है, तो आंसर आया 5 न्यूटन। ये F2 क्या निकाला मैंने? F2 कहां लग रहा है? इनके बीच में, इसने लगाया इस पे और इसने लगाया इस पे, यही हमारे से पूछा था, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब इसको फर्दर लीड करवाता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करें पहले और देखें कि आपको समझ में आया क्या। स्क्रीन को पॉज करने के बाद में वापस यहां पर आए और देखें, आप सोल्व कर लिया, अब आपने आंसर मैच करना है। जैसे मैंने बोल दिया कि अब 1 और 2 यहां छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड बॉडी के बीच में आपको कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन तो चाहिए। तो ए क्या होता है? F अपॉन m। तो F कितना लगाया टोटल? 10, और m टोटल कितना है? 10, तो आंसर फिर से आया 1। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम क्या करना है अपन को कि सर अपन को कांटेक्ट फोर्स निकालना है इनके बीच में, तो इन दोनों का FBD बनाओ, 2 का भी बनाओ और 3 का भी बनाओ। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा, ध्यान से देखना, पहले बना रहा हूं 2, ये बनाया मैंने 2, दैट इज 2 kg, और उसके बाद में यहां बनाया मैंने 3 kg, ये 3 kg। अब FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 पे बात करो, तो 2 पे इधर तो लग रहा है 10 न्यूटन। अब इसने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया, तो ये भी तो इस पे लगाएगा, तो इधर से एक और फोर्स मिला, इसको नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज स्मॉल f। क्या नाम दे देते हैं? स्मॉल f। फिर 3 पे आ जाओ, तो 3 पे क्या काम होगा? तो सर 2 ने 3 पे लगाया कितना? स्मॉल f, तो 3 पे कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है 3 पे, इधर स्मॉल f। फिर 2 ने 3 पे लगाया, और कोई लगा रहा है क्या 3 पे? तो आंसर है यस सर, 2 ने 3 पे लगाया, 3 ने 5 पे लगाया, तो 5 वापस 3 पे लगा रहा है, तो 5 वापस 3 पे लगा रहा है, इसको नाम दे दिया मान लो f डैश। क्या नाम दे दिया? f डैश। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब अपन को निकालना क्या है? इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स, वो कौन सा है? 2 और 3 के बीच में, ये F, इसकी वैल्यू निकालनी है। चाहो तो ऊपर से निकाल लो, चाहो तो यहां से निकाल लो। मैं यहां से निकालने की ट्राई करता हूं। तो यहां से अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? इस पे टोटल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 10, एक लग रहा है F, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो फॉर्मूला A माइनस बी यानी कि 10 माइनस F, 10 माइनस F, ये नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स कितना होता है? ma, तो m इंटू A, तो मास कितना है? 2, और एक्सेलरेशन कितना है? 1। ये हमारे पास आया। तो इस F को उधर भेजता हूं मैं, तो F इज इक्वल टू हमारे पास ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो आंसर आएगा 8 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 8 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में कितना आया? 5 न्यूटन। इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आंसर सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ट्राई करेंगे, क्यों नहीं हुआ, कहां पर दिक्कत रही, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन टेंशन से रिलेटेड बताते हैं कि सर कैसा क्वेश्चन बनता है। देखो, आज मैं हर तरीके की प्रॉब्लम इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, जो आप किसी भी नीट का पेपर अगर उठा के देखें किसी भी साल का, तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है, ये अपना 4th सैंपल रहेगा एग्जाम्पल, दैट इज कि मान लो कि फिर से वही फ्लोर है, और इस पे मल्टीपल बॉडीज अपन ने ली। एक बॉडी यहां है, फिर यहां रस्सी बांध दी, एक बॉडी यहां है, फिर यहां बीच में एक रस्सी बांध दी, एक बॉडी यहां है,
ऐसे, ठीक है, ये बॉडीज रखी हुई है और सरफेस स्मूथ मान के चल रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। मान लो ये 2 kg है, ये 3 kg है, फिर से ये 5 kg है, और इधर आप 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। कितना लगा रहे हो? 50 न्यूटन, ठीक है। आपको पूछा गया कि इसमें यहां पर कितना टेंशन है, मान लो T1, और यहां पर कितना टेंशन है T2। ये T1 और T2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द टेंशन दिस एंड दिस। यहां नाम भी लिख देगा, मान लो यहां T1 है या T2 है, या फिर इनके बीच का टेंशन और इसके बीच का टेंशन, किसी भी लैंग्वेज में पूछता है तो कैसे निकालेंगे? वही सिंपल सी बात है, सबसे पहले टेंशन का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं 50 न्यूटन यहां से लगा रहा हूं, तो जैसे मैं इधर 50 न्यूटन लगाऊंगा तो इस रस्सी में टेंशन पैदा होगा। तो टेंशन हमेशा क्या होता है? फोर्स के उल्टा। अगर मैं रस्सी को इधर खींच रहा हूं तो टेंशन इधर आएगा, और अगर मैं रस्सी को इधर खींच रहा हूं तो टेंशन ऊपर जाएगा। तो 50 न्यूटन इधर लगाया तो टेंशन आएगा इधर। इस टेंशन का नाम कुछ भी रख दो, जैसे मैंने T1 लिया है तो T1 रख दिया। अब रस्सी का ये तो एंड है जिसपे टेंशन लगा इधर, तो ये भी याद रखना है कि एक रस्सी यानी कि एक थ्रेड के अंदर टेंशन कभी चेंज नहीं होता है। यहां T1 है इस एंड पे, तो लास्ट तक T1 ही रहेगा। पहली चीज, एक रस्सी में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन रिमेन सेम। दूसरी चीज, इस एंड पे अगर टेंशन इधर है तो दूसरे वाले एंड पे इधर होगा, अपोजिट होगा। तो इस पे इधर है तो इस पे इधर होगा। ये कुछ बेसिक चीजें। फिर क्या हुआ? ये टेंशन इस 3 kg को इधर खींच रहा है, तो जैसे ही इसको इधर खींचेगा तो इस पे फोर्स इधर लगा तो टेंशन इधर पैदा होगा, और इस एंड पे टेंशन अगर इधर है तो इस एंड पे इधर होगा। यहां पर T2 नाम दिया टेंशन को। ओके, बस अब अपन को क्या निकालना है? T1 और T2 निकालना है। तो T1 किस पे है? तो T1 लग रहा है 5 पे और 3 पे, दोनों में से किसी का भी एफबीडी बना लो। मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, 5 kg का एफबीडी बना रहा हूं भैया। 5 kg, 5 kg पे इधर क्या लग रहा है? 50, इधर क्या लग रहा है? T1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद में फिर एफबीडी बना लेता हूं। अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले 5 kg वाले को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इधर हो गया 50 और इधर कितना हो गया? T1। तो कितने फोर्स लग गए? 2। कितने फोर्स लग गए? 2 फोर्स लग गए, दोनों बीच में एंगल कितना? 180। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? A माइनस बी, यानी कि 50 माइनस T1, ये नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स क्या होता है? M इंटू ए। एम कितना है? 5। और एक्सीलरेशन वो निकाल लो, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? तो नो डाउट ये वही, मान लो कि ट्रेन के 3 कंपार्टमेंट है, तो नो डाउट तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? बराबर होगा। तो तीनों एक सिंगल एंटाइटी की तरह, यानी कि सिंगल बॉडी की तरह काम करेंगे। तीनों सिंगल बॉडी की तरह काम करेंगे तो एक्सीलरेशन तीनों का बराबर है। A इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ हो जाएगा 50 और m हो जाएगा 10। तो आंसर आएगा 5। ये एक्सीलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा स्पीडली किया। नो डाउट 50 से खींचूंगा तो तीनों क्या होंगे? आगे पीछे नहीं चलेंगे, एक साथ चलेंगे, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा भैया। तो यानी कि सिंगल बॉडी हो गई, फिर से एक्सेलरेशन 5। m इंटू ए, एम कितना? 5, ए बी कितना? 5, तो कितना आया? 25। T1 को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 25 न्यूटन। फिर आ जाते हैं वापस, T2 आप निकालने की प्रैक्टिस करें, आंसर सही आना चाहिए। पॉज करें स्क्रीन को और फिर वापस रिज्यूम करके देखें। यहां निकालते हैं तो T2 के लिए आप या तो ये बना लो या ये बना लो। तो मैं बना रहा हूं लास्ट वाला 2 kg का एफबीडी। ये लिया अपन ने 2 kg। 2 kg पे इधर क्या लग रहा है? T2, और इधर पीछे क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं, तो केवल एक ही लगेगा T2। ओके, तो T2 ही हमारा सब कुछ है, यही नेट फोर्स होगा। तो T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स क्या होता है? M इंटू ए। एम कितना? 2, ए कितना? 5। आंसर आया 10 न्यूटन। ये था कि कनेक्टेड मोशन बोलते हैं वैसे इनको, इससे पहले वाले को भी कनेक्टेड बोलते हैं। ये टेंशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। और न्यूमेरिकल बताता हूं। मान लो कि ये जो भी सिस्टम है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं भैया, और ये जो हमारा थ्रेड वाला सिस्टम था, यानी कि जो स्ट्रिंग वाला मोशन था, इसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे डालते हैं। 5वां न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, इस वीडियो का। ये मान लो सरफेस है, और ये मान लो 37 डिग्री पर एक प्लेन है, इंक्लाइंड स्लोप है एक तरीके से, यहां से 37 पे। इसके ऊपर मान लो एक बॉडी रखी हुई है ये, और एक बॉडी और रखी हुई है, मान लो ये।
और भी हो सकती है। और दोनों को कनेक्टेड कर दिया अपन ने, किससे? थ्रेड से। ये रस्सी से बांध दिए दोनों। मास ले लो, लेट अस सपोज इसका 2 kg ले लेते हैं और इसका 5 kg ले लेते हैं। ठीक है, आपको बोला इनके बीच में लगने वाले टेंशन की वैल्यू बताओ फिर से। तो वैसे तो इसको थ्योरेटिकली भी मैं समझा सकता हूं, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्चुअली करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इस बॉडी पर क्या लग रहा है? mg तो लग ही रहा है, तो इस पे mg लग रहा है इधर नीचे। g की वैल्यू 10 ले लेता हूं, m कितना है? 2, तो m इंटू जी यानी कि 2 इंटू 10 20, नीचे लग रहा है 20। अब ये लग रहा है इसे वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, कौन कौन से? एक कंपोनेंट बन जाएगा ये और एक कंपोनेंट बन जाएगा ये। अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल भी 37 होगा, ये वाला। और अगर ये वाला एंगल 37 है तो ये हो जाएगा cos 37, ये हो जाएगा sin 37। cos 37 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 का cos 37 यानी कि 20 cos 37 यानी कि 4/5। और ये हो जाएगा sin 37 यानी कि 20 का sin 37 यानी कि 3/5। ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हमारे पास हो जाएगा 16। तो इनको मैंने इरेज कर रहा हूं। ये नीचे लग रहा है 16 न्यूटन और ये इधर लग रहा है 12 न्यूटन। अब ध्यान से देखें, 12 न्यूटन नीचे लग रहा है, 16 इधर। आप सोचो किधर चलेगी बॉडी? सरफेस में तो घुसने से रही कि स्लोप के अंदर ही घुस जाएगी, वो तो होगा नहीं। तो क्या होगा? चलेगी तो इधर ही, या तो ऊपर चलेगी या स्लोप पे नीचे चलेगी, स्लोप के अंदर तो जाने से रही। तो वर्टिकल में तो जाएगी नहीं, तो वर्टिकल पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में तो क्या है? सेमी स्टेट में है। सेमी स्टेट का नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गया सेमी स्टेट में। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हो गया? सारों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, तो कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर आ जाते हैं, इधर चलेगी तो एक्चुअल में क्या होगा? ये हो गया 16 और ये कितना हो गया? 12। तो 16 का कोई मतलब नहीं है, इसको तो यूज करने की जरूरत नहीं। 12 न्यूटन लग रहा है इधर, तो 12 इधर लगेगा तो चलेगी। तो जैसे ये इधर चलेगी तो टेंशन लगेगा ऊपर, तो यहां लगेगा टेंशन इधर। फिर इसके ऊपर यहां नीचे लग रहा है mg, या फिर यहां बढ़ाऊं मत, इस एक पे बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब FBD बनाते हैं इनके। तो पहले इसका FBD बनाते हैं। तो इसका FBD बनाओगे तो कैसा बनेगा? केवल और केवल 2 kg बनाएंगे। ये 2 kg, 2 kg का FBD यानी कि 2 kg ले लो और उस पर फोर्सेज निकाल लो। तो कितने फोर्स लग रहे हैं? एक लग रहा है इधर 16 और एक इधर लग रहा है 12 और एक इधर लग रहा है टेंशन। ठीक है, 16 का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हटा दो, नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ में आना चाहिए क्यों हटाया अपन ने। हॉरिजॉन्टल में चलेगा, वर्टिकल में फिर बता देता हूं कि इसको मैंने क्यों हटाया। क्योंकि वर्टिकल में बॉडी क्या कर रही है? चल ही नहीं भैया, ये तो चलेगी ऐसे या ऐसे, ऊपर नीचे तो जाने से रही, तो वही कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। तो इन्होंने तो कोई परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इधर जो 12 न्यूटन लगा, तो नो डाउट 12 लगेगा तो इधर चल सकती है, तो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेगी यानी कि स्टेट चेंज करेगी। स्टेट चेंज का मतलब नेट फोर्स लग रहा है, स्टेट चेंज का मतलब नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स लग रहा है तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल कितना? 180। तो फॉर्मूला a माइनस बी यानी कि 12 माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया। और फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। तो m कितना? 2 और a कितना? तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसका। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा? तो ध्यान से देखना, इधर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? तो इधर तो लग रहा है g, इधर कितना लग रहा है? g। तो इधर कितना लगेगा? g cos 37 और इधर कितना लगेगा? g sin 37। तो कितना लगा? g sin 37 यानी कि थीटा लिख देता हूं एक बार। समझ में आया कैसे किया? टोटल कितने फोर्सेज? पहले फोर्सेज फिर से आ जाओ। FBD बनाया, नीचे कितना लग रहा था? वर्टिकली 16, इधर हॉरिजॉन्टली 12, इधर टेंशन। 3 फोर्स लग रहे थे, 1 2 3, तीनों बना दिए। इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें कितना एंगल है? 2 फोर्स है 180 पे, a माइनस बी 12 माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। m कितना? 2, a कितना? तो a की जो वैल्यू है वो g नहीं रहेगी, क्योंकि किधर का एक्सीलरेशन हो रहा है? हॉरिजॉन्टली, तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी g, ये हो जाएगा g का कोस और ये हो जाएगा g का साइन कंपोनेंट। तो कौन सा चल रहा है? g साइन थीटा।
जी साइन थीटा, इसलिए लगेगा जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जो भी है वो 37 पुट हो जाएगी वापस। ठीक है भैया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब यहां जाते हैं अपन किसके ऊपर, ये वाला, यहां से टी निकाल लेते हैं एक बार, या बाद में निकाल लेंगे। इसका एफबीडी बनाते हैं। ठीक है सर, ये आया 5 kg। 5 kg पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो सर 5 kg पे नीचे लग रहा है 50 mg। 50 का ये कंपोनेंट कितना और ये कंपोनेंट कितना, ये अगर 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos 37, यानी कि नीचे लग रहा है 50 न्यूटन और ये हो जाएगा 50 cos 37। cos 37 का मतलब फिर से 4/5 यानी कि 40 बन जाएगा ये, और तो इधर 40 होगा तो इधर 30 बन जाएगा ये इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अच्छा और क्या लग रहा है नीचे, टेंशन भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है। इससे कोई लेना देना है नहीं, इसके तो दो टुकड़े कर दिए थे ना, एक ये और एक ये, तो वर्टिकल का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बचा, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली में कितना आ जाएगा, t + 30, t + 30 कितना आया, t + 30। ये नेट फोर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो a + b 30 + t यानी कि 30 + t। ये नेट फोर्स m है, m कितना 5, a कितना, a वो का वही, एक इधर एक इधर, तो ये cos और ये sin, तो ये हो जाएगा g sin थीटा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो भैया। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, t यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, t जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से अपने क्या निकाला, g sin थीटा की वैल्यू, और sin थीटा हमारे पास कितना था, sin 37। sin 37 हमारे पास कितना होता है, यानी कहने का मतलब यहां से t उठा के यहां पुट कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, या फिर ऐसे करो इसको, t कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना बच जाएगा 42, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 × 10 × sin 37 यानी कि 3/5। ये हो जाएगा 4 और 3 12, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 × 10 × 3/5 यानी कि 2 10 यानी कि 30। ये कितना हो गया 42। तो इधर हमारे पास क्या आया, 42 = 42, और ये टेंशन कैंसिल आउट, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम, यानी कि टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक से टेंशन उठा के इसमें पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस एंगल को थीटा ले लो और सारे इक्वेशन थीटा से चलने दो। तो सारे इक्वेशन अगर थीटा से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, करके बताता हूं। ये हो जाएगा सर इसका एफबीडी, तो इसके एफबीडी में क्या हो जाएगा कि सर इस पे नीचे लग रहा था mg, इस mg की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। cos से कोई मतलब नहीं है, sin थीटा, तो इधर आ जाएगा mg sin थीटा, इधर आ जाएगा टेंशन। तो नेट कितना बनेगा, a - b mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू m × a। m × a, m की जगह m, a कितना होगा, तो इधर हो जाएगा a की वैल्यू यानी कि एक्सीलरेशन g, तो इधर g cos और इधर g sin थीटा, तो ये हो जाएगा g sin थीटा। ध्यान से देखो तो इसी इक्वेशन से टेंशन निकल रहा है, टेंशन इधर चला जाएगा और mg sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। ये मैंने वैल्यूज ली, ज्यादा बेटर रहेगा, बिना वैल्यू के करो तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये भी अपन ने सोल्व किया। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं इसको थ्योरेटिकली बता सकता हूं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नो डाउट दिख रहा है भैया, यहां पर कौन चल रहा है, 2 अकेला नहीं चल रहा, 5 भी चल रहा है। अब ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, एक के पीछे एक, तो रस्सी पे कोई टेंशन आने वाला ही नहीं है, ऐसे चल रहा है, दोनों के ऊपर एक्सीलरेशन बराबर है, तो टेंशन क्या होगा, 0 ऑब्वियसली। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक आधा अगर कोई क्वेश्चन और भी रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको भी क्लियर करेंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में नया जो भी टॉपिक रहेगा उसको लेके आएंगे। थैंक यू।